नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकार जब कोई बड़ी खरीदारी करती है, जैसे कि सैकड़ों कंप्यूटर खरीदने हो या किसी पूरे ऑफिस के लिए सफाई का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो वो ये सब कैसे करती है? आज हम जीएम पोर्टल पर होने वाली इसी बड़ी सरकारी खरीद की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे उस 5 लाख रुपए वाले सवाल से जो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है। फिर हम सामान और सेवाओं की खरीद के लिए एक एक केस स्टडी देखेंगे। इसके बाद समझेंगे कि आने वाली बोलियों को परखा कैसे जाता है। और आखिर में बात करेंगे उन सिद्धांतों की जिन पर यह पूरी व्यवस्था टिकी है। तो सबसे पहले आइए उस बुनियादी चुनौती को समझते हैं जिसे हल करने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। और ये सब शुरू होता है 5 लाख रुपए के एक सवाल से कि जब खरीदारी बड़ी हो तो उसमें निष्पक्षता कैसे लाई जाए। देखते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। ये जो 5 लाख रुपए की रकम है ना, ये सरकारी खरीद में एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। जैसे ही खरीदारी का आंकड़ा इसे पार करता है, नियम एकदम से बहुत सख्त हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जब जनता का इतना पैसा खर्च हो रहा हो तो पारदर्शिता और बराबरी का मौका देना सबसे जरूरी हो जाता है। सोचिए, अगर किसी सरकारी विभाग को एक नई लैब के लिए 100 कंप्यूटर चाहिए। अब जाहिर है वो बस बाजार जाकर किसी भी दुकान से तो नहीं खरीद सकते, है ना? यहीं पर एक व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये 100 कंप्यूटर खरीदे कैसे जाएंगे? और इसका जवाब है जीएम ओपन बिड। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि न सिर्फ सबसे अच्छी कीमत मिले, बल्कि पूरी प्रक्रिया में हर किसी के लिए बराबरी का मौका हो। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये जनता के पैसे के प्रति विश्वास और जवाबदेही की बात है। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। अपनी पहली केस स्टडी लेते हैं, 100 कंप्यूटर खरीदना। देखते हैं कि असल में ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप। तो जीएम पोर्टल पर खरीदार को एक बहुत ही साफ सुथरी प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। सबसे पहले आइटम की कैटेगरी चुनी जाती है, फिर उसकी तकनीकी ज़रूरतें बताई जाती हैं और आखिर में सारे दस्तावेज अपलोड करके बिड को पब्लिश कर दिया जाता है। हर कदम को बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प और ज़रूरी बात है वो है ये नियम कि स्पेसिफिकेशंस किसी एक ब्रांड को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा सकती। मतलब ज़रूरतें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कई कंपनियां पूरा कर सकें। ऐसा इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपटीशन में हिस्सा ले सकें और सरकार को सबसे अच्छी वैल्यू मिले। हर बिड का एक तय टाइम फ्रेम होता है। ये 3 तारीखें, बिड पब्लिश होने की, बिड जमा करने की आखिरी तारीख और बिड खुलने की तारीख बहुत ज़रूरी हैं। ये पूरी प्रतियोगिता का ढांचा तैयार करती हैं और विक्रेताओं को बताती हैं कि उन्हें कब क्या करना है। ठीक है, ये तो हुई सामान खरीदने की बात, लेकिन सेवाओं के मामले में क्या होता है? मान लीजिए एक हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्ट देना है। यहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि सामान खरीदना और सेवाएं लेना कितना अलग है। सामान के मामले में हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, लेकिन सेवाओं के लिए सबसे ज़रूरी होता है काम का दायरा, यानी स्कोप ऑफ वर्क। तो सेवाओं के लिए फोकस प्रोडक्ट की खूबियों से हटकर काम की हर छोटी बड़ी डिटेल पे चला जाता है। जैसे कि कितने लोग काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे और उन्हें किस तरह का काम आना चाहिए। यहाँ तक कि कीमत तय करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। लागत को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ और सर्विस चार्ज। ये इसलिए जरूरी है ताकि श्रम कानूनों का पालन हो और काम करने वालों के अधिकार सुरक्षित रहें। चलिए अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर। बोलियां जमा हो चुकी हैं, अब उन्हें खोला जाएगा और परखा जाएगा। यहीं पर असली फैसला होता है। तो आखिर एक विजेता चुना कैसे जाता है? कीमत की बात करने से भी पहले हर बोली लगाने वाले को पहली कसौटी पर खरा उतरना होता है, और वो है रिस्पॉन्सिव होना। इसका सीधा सा मतलब है कि बिड में लिखी गई हर तकनीकी और कमर्शियल शर्त को पूरा करना होगा। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो बोली उसी वक्त दौड़ से बाहर हो जाती है। मूल्यांकन 2 अलग अलग स्टेज में होता है, जिसे 2 गेट सिस्टम भी कहते हैं। पहला गेट है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। दूसरा गेट है फाइनेंशियल बिड खोलना, जहां कीमत पर विचार होता है। मतलब पहले गुणवत्ता, फिर कीमत। हर फैसले को ठीक से रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। खासतौर पर अगर किसी बिड को रिजेक्ट किया गया है तो उसका कारण साफ साफ लिखा जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है।
और ये बहुत अहम है, कीमत की बोलियां सिर्फ उन्हीं वेंडर्स की खोली जाती हैं जो टेक्निकल स्टेज को पार कर चुके हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि कीमत की तुलना सिर्फ उन लोगों के बीच हो रही है जो काम करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है जिसकी कीमत सबसे कम यानी L1 हो, लेकिन सिर्फ उन लोगों में से जो पहले ही तकनीकी तौर पे क्वालिफाई हो चुके हैं। इससे सरकार को न सिर्फ एक अच्छी डील मिलती है, बल्कि एक ऐसा वेंडर भी मिलता है जो काम को सही ढंग से कर सकता है। तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इन सारे नियमों के पीछे असल सोच क्या है और आखिर ये पूरी प्रक्रिया इतनी मायने क्यों रखती है? इस पूरी प्रक्रिया का जो सार है वो शायद इस एक लाइन में छिपा है। ये सुनिश्चित करना कि ज़रूरतें किसी एक ब्रांड का पक्ष ना लें। इसका सीधा मकसद है पक्षपात को रोकना और एक निष्पक्ष मुकाबले को बढ़ावा देना। तो हम कह सकते हैं कि पूरी जीईएम बिडिंग प्रणाली इन 4 स्तंभों पर टिकी है: निष्पक्षता, पारदर्शिता, पैसे का सही मूल्य और जवाबदेही। यही वो चीजें हैं जो इस प्रक्रिया को सिर्फ कुशल ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी बनाती हैं। तो आखिर में ये पूरा व्यवस्थित तरीका सिर्फ चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, ये इस बात पर भरोसा बनाने के बारे में है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और जब हर एक रुपया जनता का हो, तो क्या इस तरह की प्रक्रिया उस विश्वास को बनाने का एक खाका नहीं हो सकती? इस पर सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद।